बच्चों के मुंह से बड़ी बात सुन बड़ों को शर्मसार होना पड़ता है, और बड़ों के मुंह से बच्चों सी बात सुन क्या कहता है शास्त्र और आपका विज्ञान। बच्चों के रंगीन बयानों से कुछ डिग्री रंग हटाकर स्थिति का जायजा लेना चाहिए, लेकिन फर्ज कीजिए जब वही बयान एक बड़ा हो गया बच्चा सुनाने लगता है तो क्या आप उसकी तथाकथित समझदारी का अंश घटाकर उसके बयानों को दर्ज करेंगे? ठीक है, यह आपको ही तय करना होगा कि यहाँ आप कितना सच और कितना किस्सा माने बयानों को स्वीकृत करना चाहते हैं। 80 का दशक संक्रमण काल का वास्तविक स्वयंभू दशक था। तो सच यह है कि इसी काल के दौरान एक शहर था जो फंतासी में नहीं था, बिल्कुल वास्तविक था। यही कहीं था, आपके पास अपने ही देश में वहां रहते थे इस किस्से के राजा नायक प्रतीक, इस किस्से की रानी नायिका मोनिका, और दोनों की किस्सा बयानी करती एक लड़की जिसका नाम अनामिका है। यहाँ पर जरा गौर फरमा लें और विशेष टिप बतौर याद रख लें कि यह काल अनामिका के जीवन का भी अंदरूनी संक्रमण काल था, और 2 प्रकार के घातक संक्रमणों से मुठभेड़ करती यह लड़की किस्से के दरमियान उपस्थित होना सिर्फ अपने द्वार अवलोकित स्थितियों को जज्ब करती जा रही थी, बल्कि उन सभी घटनाओं पर और घटनाक्रमों पर अपने फैसले भी दर्ज करती जा रही थी। न जाने इसमें तथ्य कितने हैं, कितनी कल्पनाशीलता है और कितनी पथ्य दृष्टि। आज वह छत पर फिर खड़ी थी, बड़ी खूबसूरत लग रही थी। उसने सफेद सलवार के ऊपर कसा हुआ नीला कुर्ता डाल रखा था। उसकी कमर तक झूलती घनी गुथी हुई 2 चोटियां हमेशा की तरह पीठ पर लहरा रही थी। उसका रंग वही फेयर एंड लवली नामक क्रीम लगाने के बाद सा दूध में घुली गुलाब की गुलाबी रंगत सा खिल रहा था। निश्चित था उसने गोरा होने को किसी क्रीम का कभी उपयोग नहीं किया था, मगर इसके बावजूद वह ऐसी क्रीमों का विज्ञापन करने वाली नायिका लगती थी। चौंकाने की हद तक आखेट करती खूबसूरती से नवाजी हुई नायिका। छत पर आते ही उसने अपना सफेद दुपट्टा वहीं लावारिस पड़ी एक टूटी फूटी टेबल पर मोटी किताबों के साथ सजाकर रख दिया था। दुपट्टा हटाने पर उसके शरीर के उठान और कठाव एक साथ ऊपर नीचे का रेखा चित्र गढ़ते थे। दूसरों पर इस उद्घाटन के खुलने वाले प्रभावों से वह शर्तिया ही अवगत थी, इसलिए प्रत्येक दिन छत पर पहुंचते ही वह अपना दुपट्टा उतार कर रख देती थी। मैं उसकी इस बात को समझ सकती थी, क्योंकि मेरे अंदर भी भविष्य को लेकर कुछ इसी तरह की योजना तैयार होती जा रही थी। वह तब जब मैं भी दुपट्टे से अपना कुछ ढकने लायक हो जाऊंगी, तब उस ना ढकने में कितना मजा आएगा, अवज्ञा वाली बेतकल्लुफी का मजा। मैं उन मजे के पलों को दूरगामी भविष्य से निकट की और खिसकाने के लिए ढेरों प्रार्थनाएं भी किया करती थी। वो जिस घर में रहती थी वह शहर के ऊंचे तबके से सेवानिवृत्त पुलिस अफसर का मकान था। बहुत शानो शौकत से भरा उसका बाहरी हिस्सा था। अगले हिस्से के इंटीरियर्स भी कांच, स्टील और लकड़ी की संरचनाओं से जगमगाते रहते थे, मगर जिस हिस्से में वह रहती थी वह हिस्सा किराए पर उठाया गया हिस्सा था। कई जगह कंस्ट्रक्शन अभी पूरा नहीं हुआ था, मसलन छत की बाउंड्री वॉल अभी चारों ओर खड़ी नहीं हो पाई थी, इसलिए मैं अपने कमरे में से बैठे बैठे ही अपनी खिड़की से उसके छत पर चल रही सारी गतिविधियों को देख पाती थी। मेरी स्टडी टेबल उसकी खिड़की के सामने थी और वहां बैठकर अपने स्कूल का होमवर्क निपटाते हुए मुझे उस पर नजर रखने में बड़ा मजा आता था। मैं जानती थी छत की दूसरी तरफ से कॉलोनी की सड़क दिखाई देती है और वहीं से हर आने जाने वाले उससे मेरी ही तरह देखता रहता है। वह भी जानबूझकर उजाला रहने तक वहां टहलती रहती है। कभी कभी टेबल पर रखी किताबें उठाकर हाथ में ले उन्हें उलट पुलट किया करती है। जिस वक्त मेरे टेबल लैंप जलाने की बारी आती थी उस वक्त वह टेबल पर रखे अपने दुपट्टे को बड़े जतन से उठाकर अपनी छातियों पर जमाकर सीढ़ियों से नीचे उतर जाती थी। एक दिन उसने मुझे देखते हुए पकड़ लिया था और उसके बाद वह वहीं से चिल्लाई थी, आओ ऊपर चले आओ। मैं अचानक यूं पकड़े जाने पर शर्मा गई थी और चूंकि वह मुझे बेपनाह खूबसूरत लगती थी इसलिए मैं अपने को उसके सामने ले जाने से सकुचा भी गई थी। कहा वो कहा मैं, आज तो बहुत होमवर्क है। मैंने सर झुकाते हुए बहाना बनाया, कल आऊंगी। उस रात में बिल्कुल भी सोई नहीं, अपने नीम के दातुन सरीखे शरीर को उठकर देखती रहती थी और एक नए तरह के बोझ से भरकर मैंने यह भी देखा कि मेरा शरीर ही नहीं, मेरे तो बाल भी बड़े रूखे और छोटे हैं और मेरी आंखें वे तो ठीक से दिखलाई भी नहीं पड़ती थी। अंडाकार काल फ्रेम के चश्मे के भीतर पूरी तरह कैद रहती थी, मानो उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व अथवा उससे जुड़ा कार्य दायित्व तो कभी हो ही नहीं सकता था। मैं जितनी बार अपनी तुलना उससे कर रही थी उतनी ही बार एक नए प्रकार की हीन भावना से ग्रसित होती जा रही थी। मुझे पहले ऐसा कभी नहीं लगा था, इस नए शहर में आने के बाद भी नहीं, नए स्कूल में जाने के बाद भी नहीं, नए दोस्तों के न बनने के बाद भी नहीं।
वैसे नए शहर में आए हुए दिन ही कितने हुए थे, कुल जमा 6 महीने 4 दिन बस। वह रात बेहद दुरूह रही, इतनी कि अगले दिन स्कूल की बस पकड़ना मुश्किल हो गया। नींद पूरी ना होने पर हर काम शिथिल और ढीला बना रहा। मुश्किल तो इतनी और हो गई कि टीचर ने उड़ी शक्ल और सूरत को क्लास में मन ना लगाने वाली बात से जोड़कर देखा और सजा बतौर डबल होमवर्क दे डाला। अजीब सी तिलमिलाहट मेरे चारों ओर घिरने लगी थी और लगने लगा कि रुलाई जल्द आने को है, लेकिन मैंने घर पहुंच तुरंत अपने पर काबू पा लिया और मुस्तैदी से होमवर्क निपटाने में जुट गई। दरअसल रात भर उसने ना मिलने के हर तर्क के प्रस्तुत होने के बावजूद मेरे अंदर उससे मिलने और दोस्ती करने की एक तीव्र चाहत भी धड़क रही थी, जिससे मुझे बिना किसी रुकावट के आज अंजाम देकर रहना था। 5 बजते बजते वह छत पर चढ़ाई। शाम के आगाज को झुठलाती उजली धूप सी चारों ओर तीखी रोशनी फैलाती। आते ही रोज की तरह उसने अपना दुपट्टा नियत जगह पर रख दिया और मेरी खिड़की के सामने आकर खड़ी हो गई। आ जाओ, गप्पे मारेंगे। मैंने सर हिलाकर मंजूरी दे दी और ममा से इजाजत लेने चले गई। ममा, वो बगल वाली लड़की है ना, बुला रही है। उन्होंने कहा, कौन? सुरिंदर सिंह की बेटी? बेटा, वो तो तुमसे बहुत बड़ी दिखती है, तुम्हें उसे दीदी बुलाना चाहिए। मम्मा, मैं तुनक गई। अरे वो इतनी बड़ी भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा मुझसे 4-5 साल बड़ी होगी। बस अब इस तरह की बातें कर आप मुझे जाने से रोकिए मत। धत, कैसी बात करती हो बेटा, मैं तुम्हें क्यों रोकना चाहूंगी, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि इस शहर में भी तुम्हारे कोई दोस्त बन जाएं। जाओ, लेकिन उससे कभी भी घर बुलाओ तुम भी। जब मम्मा से मैंने बिना किसी नाराजगी के यह कबूलवा लिया कि उन्हें उस लड़की से मेरी दोस्ती पर कोई एतराज नहीं, उसके बाद ही मैं उसकी छत पर जाने का निर्णय कर पाई। जाने क्यों लगा था उस वक्त कि उस जैसी खतरनाक किस्म की खूबसूरत लड़की से दोस्ती करने के लिए मम्मा की मंजूरी का हौसला जरूरी था। हेलो, मेरा नाम मोनिका है। उसने मक्खन की लोई सी नरम मखमली हथेली मेरी ओर बढ़ा दी। मैं उत्साह से भर गई और अपनी आवाज को अतिरिक्त रूप से मीठा बनाकर बोलने लगी, जो उसकी खूबसूरती के मारक प्रभावों को झेलने की ताकत रखेगा। मालूम है, तुम्हारी मम्मी जब तुम्हें बुलाती है तो हमारे घर पर सुनाई पड़ता है। मैं उछलती हुई पहले वाक्य से ही तुम पर आ गई थी, उसे जतला देने के उद्देश्य से कि हमारी उम्रों में बड़ा फासला नहीं और हम बाइज्जत दोस्त हो सकते हैं। पता नहीं पहचान की अतरंग नींव रखने की इस हड़बड़ी को वह पहचान पाएगी नहीं, क्योंकि मेरी बात सुनते ही वह बहुत सोचते हुए मेरे अनुमान से बिल्कुल अलग किस्म की बात बोल गई थी। सच और मेरे घर का क्या क्या सुनाई देता है। मुझे उसका यह सोचकर बोलने वाला अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने खट से झूठों को सच बनाकर पेश कर दिया। अरे और कुछ नहीं सुनाई देता सिवाय टॉयलेट के फ्लश खींचने की आवाज के। इतना सुनकर वह खूब जोर से हंस दी, एकदम नकली वाली जोर की हंसी। मुझे अजीब लगा, एक तो क्योंकि जोर से हंसना उसका स्टाइल नहीं था, कम से कम अभी तक तो मैंने नहीं देखा था, और दूसरा ये कि क्योंकि मुझे उसकी हंसी में राहत की झलक दिखाई पड़ी थी, इसलिए उसकी हसीन शख्सियत के बावजूद उसकी हंसी बिखरने लगी थी। उससे मिलने के बाद चूंकि मैं अपने आप को काफी महत्वपूर्ण मान रही थी, इसलिए मैंने उसकी हंसी वाली बात को देर तक मन में टिकने नहीं दिया, जल्दी से पहुंचकर साफ कर दिया। किस स्कूल में पढ़ती हो तुम? न्यू इंग्लिश एकेडमी। मैं उससे सारी बातें जल्दी से बांट लेना चाहती थी, धड़ 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 करके। किस क्लास में हो? 8वीं में। और तुम? मैं 12वीं में हूँ। वह फिर सोचते हुए बोलने लगी थी, बोर्ड का इम्तिहान देना है इस साल। वो वीके गर्ल्स कॉलेज है ना, उसी में पढ़ती हूँ। असली में वहाँ पर पढ़ने का एक फायदा है, कम नंबर आने पर भी ग्रेजुएशन में वही दाखिला मिल जाता है। इसकी आएगी स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।